न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन न्यूज 222, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश और दुनिया की 222 खबरें। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बस 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश, दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। भारत के कड़े रुख को दरकिनार करते हुए जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें तेज कर दी हैं। जम्मू के अरनिया, आरसपुर और कानाचक सेक्टरों में पाकिस्तान ने फिर से फायरिंग की है। पाकिस्तान की ताजा फायरिंग में 3 लोग जख्मी हो गए। रुक रुक कर फायरिंग का दौर जारी है। इससे पहले कल बकरीद के मौके पर एक ही दिन में पाकिस्तान ने 5 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। सोमवार को जम्मू के अरनिया, कानाचक, अखनूर, आरसपुरा और पुंछ के केरनी सेक्टर में पाकिस्तान ने जबरदस्त फायरिंग की। कल रात करीब 9 बजे जम्मू के कानाचक सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की। इससे पहले कल शाम करीब 5:30 बजे पुंछ के केरनी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से 20 मिनट तक फायरिंग की गई। इससे पहले कल जम्मू अरनिया सेक्टर में पाक की फायरिंग से 5 स्थानीय लोगों की मौत हो गई थी। अरनिया और आरसपुरा सेक्टर में हुई फायरिंग में 30 लोग जख्मी भी हो गए। अरनिया के काकुदी कोठे गांव को निशाना बनाकर की गई फायरिंग में जख्मी हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल जाना। अरनिया के काकुदी कोठे गांव में पाकिस्तानी फायरिंग से कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है और लोग कोठे गांव में पाकिस्तानी फायरिंग से कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है और लोग दहशत में हैं। यहां कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। मोर्टार के हमले में कई ट्रकों, बसों के शीशे चकनाचूर हो गए। अरनिया में पाक की हरकत से गुस्सा आए लोगों ने सड़क पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। जम्मू में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का झंडा फूंककर जोरदार प्रदर्शन किया। पाक फायरिंग को लेकर बीएसएफ के डीजी आज गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। बॉर्डर पर बढ़ते तनाव को देखते हुए गृह मंत्रालय में आज उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ से मुंहतोड़ जवाब देने को कहा है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कड़े लहजे में कहा है कि पाकिस्तान को सीमा पार से फायरिंग करने से बाज आना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान नहीं सुधरा तो भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पाक इस हकीकत को समझ ले कि जमाना बदल गया है और वो सीज फायर का उल्लंघन बंद कर दे। पाकिस्तान फायरिंग को लेकर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पीएम पर निशाना साधा। कहा कि आखिर 56 इंच की छाती वाला अब कहां है। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि बहुत हुआ सीमा पर वार, कुछ तो करिए मोदी सरकार। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की हरकत की कड़े शब्दों में निंदा की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बकरीद पर तोहफे की उम्मीद रहती है, लेकिन पाकिस्तान ने गालियां बरसा दी। बकरीद के मौके पर पाकिस्तान की फायरिंग का असर वाघा बॉर्डर पर भी देखने को मिला। बकरीद पर यहां पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ को न तो मिठाई दी और न ही लीड, जबकि हर बार बांटी जाती थी। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 12 में पति पत्नी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों की लाश कमरे के अंदर संदिग्ध हालत में मिली। दोनों एक मकान में किराए के कमरे में रहते थे। कमरे में पति रोहित का शव पंखे से लटका मिला, जबकि पत्नी रश्मि का खून से लथपथ शव बेड पर पड़ा हुआ था। पति के हाथ की कटी नस और पत्नी के गले में कटे के निशान से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को दोनों के अलग अलग सुसाइड नोट भी मिले हैं। दोनों मूल रूप से कश्मीर के रहने वाले थे। रोहित एक निजी कंपनी में एमआर था। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के सागरपुर इलाके में ससुराल वालों पर एक दामाद का कहर टूटा। दामाद ने ससुराल जाकर सास, पत्नी और 2 सालों पर धारदार चाकू से हमला बोल दिया। दामाद के हमले में सास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और उसके 2 भाइयों की हालत गंभीर है। बौखलाए दामाद ने ससुर और अपनी पत्नी के बड़े भाई को कमरे में बंद कर इस खूनी वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि घरेलू कलह के चलते भूपेंद्र नाम के शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया। खूनी खेल खेलने वाला दामाद दिल्ली में 5 स्टार होटल में बाउंसर है। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में V3S मॉल के पास एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को सरेआम गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर हालत में जख्मी राजीव नाम के शख्स को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था। दिल्ली के बसंत विहार इलाके में लड़की ने एक बिल्डर के बेटे पर 4 साल तक शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया। पुलिस ने केस दर्ज करके फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बेटे के नाम पर ठगी करने वाले शख्स को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। दरअसल 28 साल का जगदीप सिंह चड्डा ने रोहन जेटली बनकर दिल्ली के यूनियन बैंक से 7 करोड़ का लोन ले लिया। यूपी के बांदा में एक कलयुगी पति ने दहेज के 4000 रुपए पूरे नहीं होने पर अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। आरोपी पति ने पत्नी पर केरोसिन छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। आग से झुलसी महिला को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के आजमगढ़ में दबंगों ने पिता
से बदला लेने के लिए उसके 11 साल के बच्चे को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। बच्चा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। यूपी के झांसी में पुलिस ने बच्चे को अगवा करने की कोशिश के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शख्स पर आरोप है कि वो घर में घुसकर 5 साल के बच्चे को बलि के लिए अगवा करने की कोशिश कर रहा है। बैंगलोर में 8 साल की एक मासूम बच्ची भारी बारिश के बीच नाले में गिर गई। बच्ची को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बच्ची फुटपाथ के नीचे नाले में गिरी। यूपी के प्रतापगढ़ में पंचायत के तुगलकी फरमान से दुखी एक लड़की ने आग लगाकर जान दे दी। पंचायत को दलित लड़की को दूसरी बिरादरी के लड़के से शादी करने से मना कर दिया था। गुजरात के सूरत में सरेआम 2 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि जानलेवा हमले में 3 लोग जख्मी हो गए। हत्या का आरोप एक एसपी नेता समेत कुछ लोगों पर लगा है। मुंबई के करीब एक कार से पुलिस ने करीब 3.5 लाख रुपए कैश बरामद किए। कार से बरामद इस रकम को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार बीच सड़क पर धू-धू कर जलने लगी। इसके चलते पूरा ट्रैफिक भी थम गया। ये कार एक कुरियर कंपनी की थी। शॉर्ट सर्किट को कार में आग की वजह माना जा रहा है। बिहार के छपरा में मूर्ति विसर्जन को लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। गुस्साई भीड़ ने जेसीबी मशीन और कई दूसरी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जमकर हंगामा भी किया। भीड़ पूरी तरह बेकाबू हो गई थी। बीएसएनएल के जनरेटर, नगर परिषद के ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। दरअसल लोगों का गुस्सा उस वक्त फूटा जब पुलिस ने मूर्ति विसर्जन के दौरान बैंड बाजा बंद कर सारा सामान जब्त कर लिया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। इसी के चलते लोग उग्र हो गए। बकरीद होने की वजह से प्रशासन ने विसर्जन के दौरान लाउडस्पीकर की इजाजत नहीं दी। बिना इजाजत लाउडस्पीकर बजाने पर पुलिस ने कार्रवाई की तो लोग भड़क गए और पुलिस के जवानों पर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू किया तो पुलिस के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने पहले पत्थर बरसाए, फिर आंसू गैस की गोली छोड़े गए और हवाई फायरिंग की। हंगामा थमते नहीं देख पुलिस ने और सख्त तेवर अख्तियार कर लिया। लोगों को दौड़ा दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया। पथराव कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जो हाथ लग गया उसकी शामत आ गई। छपरा में हालात बिगड़ते देख आईटीबीपी की 6 कंपनियों को तैनात करना पड़ा। प्रशासन के आला अधिकारियों ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बाद खुद मूर्तियों का विसर्जन किया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में चित्रकूट वाटरफॉल पर एक महिला डॉक्टर 80 फीट नीचे पानी में जा गिरी। पत्नी पानी में गिरी तो उसे बचाने के लिए पति भी पानी में कूद गया। पानी में गिरे डॉक्टर और उनकी पत्नी तैरना नहीं जानते थे। ऐसे में वो दोनों डूबने लगे। गनीमत रही कि वाटरफॉल के पास मछलियां पकड़ रहे मछुआरों ने वक्त रहते दोनों को बचा लिया। महाराष्ट्र के पुणे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर एक शख्स ने जूते से हमला किया है। पुलिस को आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमला उस वक्त हुआ जब नितिन गडकरी पुणे में एक चुनावी सभा को संबोधित करके वापस लौट रहे थे। आरोपी भरत कराण नाम का शख्स रास्ते में खड़ा था और उसने गडकरी पर जूते से हमला कर दिया। हालांकि गडकरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। साथ चल रहे कार्यकर्ताओं ने हमलावर को पकड़कर पिटाई शुरू कर दी। वहीं चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में नितिन गडकरी को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने पूछा है कि आखिर उन्होंने महाराष्ट्र में वोटरों से वोट के लिए घूस लेने की बात क्यों कही। आरोपी की गडकरी ने एक चुनावी सभा में लोगों से कहा था कि सभी से पैसे ले लीजिए लेकिन वोट विकास के लिए कीजिए। चुनाव आयोग ने गडकरी को जवाब देने के लिए बुधवार शाम 5 बजे तक का वक्त दिया है। चुनाव आयोग ने जिला चुनाव अधिकारी से रिपोर्ट मिलने के बाद गडकरी को नोटिस जारी किया है। एमएलए चीफ राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के डोंबिवली में पीएम नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला किया। राज ठाकरे ने कहा कि सरहद पर पाकिस्तान भारत के जवानों को मार रहा है और पीएम विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे हैं। सरकार की पाकिस्तान नीति पर सवाल उठाते हुए राज ने कहा कि आज भी वही हाल है जो यूपीए सरकार के दौरान था। उद्धव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उद्धव ने मोदी की टीम की तुलना अफजल खान की सेना से कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि अफजल की तरह बीजेपी भी महाराष्ट्र को बांटना चाहती। उद्धव ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जैसा हाल अफजल खान का हुआ था वही हाल बीजेपी का होगा। दरअसल अफजल खान बीजापुर का जनरल था जिसने 17वीं शताब्दी में शिवाजी की सल्तनत पर हमला किया था। वहीं सोमवार को हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर पार्टी की जमकर खबर ली। पीएम ने कहा कि यहाँ की हर सरकार ने सिर्फ अपने परिवारों के लिए दुकानें चला रखी है। अब इन्हें बंद करने का वक्त आ चुका है। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि हुड्डा जी ने पहले ही हार मान ली है। चुनाव प्रचार आचार संहिता लागू होने के बाद भी दामाद को जमीन की डील करा दी। पीएम मोदी ने हुड्डा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं। वहीं हुड्डा ने मोदी को जवाब देते हुए कहा कि अगर उन पर यह आरोप साबित हुए तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे।
पीएम मोदी ने आईएनएलडी के नेता ओम प्रकाश चौटाला को भी नहीं छोड़ा और जमकर हमला किया। मोदी ने कहा कि कुछ लोग जेल में से शपथ लेने के सपने देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो जीतेंगे और जेल में ही शपथ लेंगे। मोदी ने कहा हमें जेल में बंद खतरनाक लोगों से समर्थन नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने हरियाणा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का भरोसा जताया। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के जन्मदिन के बाद अब पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के जन्मदिन को भी सफाई अभियान से जोड़ दिया। हिसार रैली में मोदी ने कहा कि 14 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक स्कूलों में सफाई अभियान चलाए जाएंगे। हिसार के बाद कुरुक्षेत्र में भी मोदी ने रैली की। यहां पीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक पहलू पर जोर देते हुए पीएम ने टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की। फरीदाबाद की रैली में मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 50 के नीचे सिमटने वाली कांग्रेस विधानसभा में 10 भी नहीं जीत पाएगी। कल हरियाणा के वोटरों को अपनी बात सुनाने के बाद आज पीएम मोदी एक बार फिर से महाराष्ट्र में होंगे। आज सिंदखेड़ा, भुसावल, खामगांव और नागपुर में पीएम की 4 रैलियां हैं। शरद पवार आज यवतमाल, वाशिम, वर्धा और परभानी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उद्धव ठाकरे आज अहमदनगर, बीड़ और संभाजी नगर में, तो एमएनएस चीफ राज ठाकरे वकोला में जनसभा करेंगे। पीएम महाराष्ट्र में होंगे तो अमित शाह हरियाणा में मोर्चा संभालेंगे। आज अमित शाह की 4 रैलियां हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के लोनावला में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मोदी सरकार की जमकर तारीफ करते नजर आए। अमित शाह ने महाराष्ट्र में अपने प्रत्याशियों और दूसरे नेताओं पर नजर रखने के लिए वाहनों में जीपीएस डिवाइस लगवाने का आदेश दिया। इसमें वो अहम नेता भी शामिल हैं जो दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमित शाह नहीं चाहते कि उनके नेता प्रचार को संजीदगी से वक्त दें और ढील न बरतें। मोदी सरकार में अरुण जेटली 72 करोड़ की संपत्ति के साथ सबसे अमीर मंत्री हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी की संपत्ति 1 करोड़ 66 लाख से घटकर 1 करोड़ 26 लाख हो गई है। वेंकैया नायडू की संपत्ति सबसे कम 20 लाख 45 हजार है। पीएम मोदी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के 2 अफसरों को नियुक्त किया है जो भारत में निवेश के लिए कंपनियों और सरकार के बीच समन्वय बनाएंगे। ये अफसर जापान और अमेरिकी कंपनियों के संपर्क में रहेंगे और निवेश के प्रोजेक्ट्स में अलग अलग मंत्रालयों से समन्वय बनाएंगे। बीजेपी साउथ में बड़ा सियासी धमाका करने की फिराक में है। खबर है कि सुपरस्टार रजनीकांत की बीवी बीजेपी में शामिल हो सकती है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष तमिलसाई सुंदरराजन ने कुछ दिन पहले रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत से मुलाकात की थी। इसके अलावा मशहूर फिल्म स्टार खुशबू ने भी डीएमके से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि बीजेपी जयललिता के जेल जाने के बाद सूबे की सियासत में आए खालीपन को भरने की फिराक में है। मोदी की तारीफ करने पर केरल से सांसद शशि थरूर को कांग्रेस ने चेतावनी दी है। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर से कांग्रेस ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा से बाज आएं। केरल कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एमएम हसन ने कहा कि थरूर का रवैया पार्टी की नीति के खिलाफ है। हसन ने कहा कि केरल कांग्रेस यूनिट उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से हिचकिचाएगी नहीं। वहीं शशि थरूर ने हैरानी जताते हुए ट्वीट किया कि वो बीजेपी नहीं बल्कि भारत के समर्थक हैं। थरूर ने लिखा कि बीजेपी नेता के किसी काम या खास बयान से किसी के प्रभावित होने का ये मतलब नहीं है कि उसने पार्टी के हिंदुत्व एजेंडे को स्वीकार कर लिया है। थरूर ने लिखा कि प्रधानमंत्री की गुजारिश का संबंध किसी तरह की राजनीति से नहीं है, मैंने इसे ऐसे ही लिया। दरअसल शशि थरूर उन 9 हस्तियों में से शामिल हैं जिन्हें पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ा है। इसके बाद थरूर ने ट्वीट किया कि वो इस कैंपेन में शामिल होने का न्योता पाकर बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि क्षेत्रीय दलों की वजह से अस्थिरता फैल रही है। चव्हाण ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला राज्यपाल ने केंद्र के दबाव में किया। वहीं इंडिया न्यूज से खास बातचीत में महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण राणे ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई। वहीं चुनाव प्रचार कमेटी के प्रमुख नारायण राणे ने एनसीपी से नाराजगी जताई। नारायण राणे ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मुंबई से सारा कारोबार गुजरात में शिफ्ट करना चाहती है। अब तक चुनाव प्रचार से गैर हाजिर रहने वाले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कार्यक्रम तय हो गया है। राहुल 8 और 10 अक्टूबर को महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी के रेडियो पर 3 अक्टूबर को प्रसारित कार्यक्रम के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। आरोप है कि ऐसा कर पीएम ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बंद तमिलनाडु के पूर्व सीएम जयललिता की बेल याचिका पर आज सुनवाई। 1 अक्टूबर को जयललिता और उनके बाकी 3 दोषियों की बेल पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। जयललिता समर्थकों की तरफ से हंगामे की आशंका को देखते हुए हाईकोर्ट के आसपास सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में 27 सितंबर को एक विशेष अदालत ने जयललिता को 4 साल की सजा सुनाई थी।
सजा मिलने के बाद जयललिता को तमिलनाडु के सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कर्नाटक हाईकोर्ट में जयललिता का पक्ष मशहूर वकील राम जेठमलानी रखेंगे। आईएनएलडी नेता प्रकाश चौटाला की बेल खारिज हो या फिर नहीं, इस पर सीबीआई की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई कर सकती है। चौटाला पर बेल की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सीबीआई ने हाईकोर्ट से बेल खारिज करने की अपील की थी। ओम प्रकाश चौटाला को टीचर भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा मिली है। आज पटना कलेक्ट्रेट में दशहरे के दिन हुई भगदड़ पर खुली सुनवाई होगी। इस दौरान आम लोग घटना को लेकर अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। पटना हादसे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से हमें एक रिपोर्ट मिली है। राजनाथ ने कहा कि हादसे पर राज्य सरकार को मुकम्मल रिपोर्ट देने के लिए 8 दिन का वक्त दिया गया है। केंद्रीय वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली एम्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। लखनऊ में ये पहला राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। मुलायम सिंह यादव को औपचारिक रूप से फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। झारखंड के रांची में आलू से भरा ट्रक गड्ढे में गिर गया। लोग सैकड़ों बोरी आलू लेट ले। यूपी के फतेहपुर में ट्रेन से कटकर मां बेटी की मौत हो गई। उत्तराखंड में हल्द्वानी के करीब एक गाड़ी खाई में गिरने से 2 छात्राओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के श्रेष्ठ कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट नैनीताल घूमने गए थे। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में सीज किए गए पटाखों में जबरदस्त धमाके से 6 पुलिस वालों समेत 9 लोग जख्मी हो गए। धमाका गाड़ी के अंदर हुआ जिसमें पुलिस वाले पटाखों को सीज करके ले जा रहे थे। बंगाल के बर्धमान में 2 अक्टूबर को हुए धमाके के तार अलकायदा से जुड़ते दिख रहे हैं। दिल्ली में बिजली और महंगी हो सकती है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी डीईआरसी फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने की तैयारी में है। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना किनारे एक ऐसा झूला तैयार किया गया है जिसमें बैठकर आप पूरी दिल्ली का नजारा देख सकते हैं। लंदन की टेम्स नदी किनारे लगे लंदन आई झूले की तर्ज पर 148 फीट ऊंचा दिल्ली आई नाम का ये झूला तैयार किया गया है। गाजियाबाद में पुलिस ने ऑपरेशन इस्माइल के जरिए 12 दिनों में 72 लापता बच्चों को ढूंढ निकाला। गाजियाबाद पुलिस की इस मुहिम से ईद और दिवाली के मौके पर कई परिवारों की खुशी दोगुनी हो गई। गुमशुदा बच्चों को खोजकर उनके परिवारों से मिलाने के लिए चलाए गए इस अभियान ऑपरेशन इस्माइल में पुलिस की 38 टीमें लगाई गई हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले एयरफोर्स डे के लिए वायुसेना ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया। एयरबेस पर वायुसेना के विमानों ने एयर शो भी किया। महानायक अमिताभ बच्चन के साथ नाचने के लिए छत्तीसगढ़ के 2 आईएएस अफसरों को नोटिस दिया गया है। ये दोनों रायपुर में केबीसी की शूटिंग के दौरान अमिताभ के साथ नाचते दिखे थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एमके राउत और सीएम के ओएसडी विक्रम सिसोदिया ने अमिताभ के साथ डांस किया था। भारत में एप्पल के आईफोन 6 की कीमत 53,500 रूपये रखी गई है। वहीं एप्पल 6 प्लस की कीमत 62,500 है। कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने मिड साइज की कार सियाज को भारत में लॉन्च कर दिया। सियाज की पेट्रोल मॉडल की शुरुआती कीमत 6,99,000 और डीजल मॉडल की कीमत 8,04,000 है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नेपाल में यात्रियों से भरी बस गहरी खाई में गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 37 लोग जख्मी हो गए। आज फिजिक्स के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान किया जाएगा। भारतीय मूल के रिसर्चर डॉक्टर रामामूर्ति रमेश भी दावेदार है। नोबेल पुरस्कार 2014 का ऐलान कर दिया गया। चिकित्सा क्षेत्र में ब्रिटेन के जॉन ओकेफ और नॉर्वे के पति पत्नी को नोबेल दिया जाएगा। उन्हें मानव शरीर के जीपीएस सिस्टम की खोज के लिए पुरस्कार से नवाजा गया। जापान में चक्रवाती तूफान फानफोन के चलते भारी बारिश से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 2 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। और चलिए इसी के साथ न्यूज के पट्टू में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।